गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉल्यूशन चैप्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आप भी समझ रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, डिस्कस किया है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने रॉल्स लॉ के संदर्भ में, रॉल्स लॉ के रिगार्डिंग हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बहुत सारे, अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसमें डेविएशन होता है, आइडियलिटी से डेविएशन होता है। और वो डेविएशन क्यों होता है, किस तरह के डेविएशन होते हैं, डेविएशन का रीज़न क्या है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, जिसका हम लोग नाम रखते हैं एजियोट्रॉप्स। इनको कहा जाता है एजियोट्रॉप्स। दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पिछले क्लास का एक रिव्यू कर लेना चाहते हैं, एक बार याद कर लेना चाहते हैं कि ये जो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने बनाया निश्चित रूप से उसमें दो कंपोनेंट्स कम से कम होंगे। तो जो वेपर प्रेशर होता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। यही कंसेप्ट है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के वो बराबर होने चाहिए। अगर वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर नहीं है तो फिर वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा, हम लोग उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, ज़रा यहाँ गौर कर लीजिए कि अगर हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो उनका अपना एक वेपर प्रेशर होता है। उस वेपर प्रेशर में अगर हम दोनों कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं तो जो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हुआ, रिजल्टेंट वेपर प्रेशर हुआ, सपोज कीजिए कि एक सॉल्यूशन है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया दो कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स हमारे पास है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स ये हमारे पास है। हम दो कंपोनेंट्स जो है वो A एंड B है, एक कंपोनेंट A है और दूसरे कंपोनेंट्स B है। कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A, अब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो इसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। अगर वो PA है और पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B वो अगर PB है तो इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो टोटल प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, अगर हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना चाहें P टोटल, तो वो एकदम होना चाहिए PA प्लस PB के। अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। और अगर ऐसा रिलेशन हुआ है तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो नॉन आइडियल है, डेविएशन हो रहा है। अगर सॉल्यूशन हमारा आइडियल नहीं है तो नॉन आइडियल के केस में, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो बातें हम लोग समझे थे कि एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वो जो सॉल्यूशन है वो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और नहीं तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
पॉजिटिव डेविएशन नहीं तो निगेटिव डेविएशन। आइडियलिटी से डेविएट होने का मतलब हुआ या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नहीं तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। दोनों ही केस में या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करे या निगेटिव डेविएशन शो करे। हमें करना क्या है कि इसमें ये समझना है कि जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है H2O और प्लस अल्कोहल, इसका जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। HNO3 एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ठीक बात है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करे, लेकिन इसके पॉजिटिव डेविएशन शो करने के कारण ये जो मिक्सचर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। अगर डेविएशन पॉजिटिव हुआ तो वेपर प्रेशर जो होगा इज हायर देन कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड वैल्यू से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो निश्चित रूप से घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं कि वो कम हो गया। तो डाटा भी है हमारे पास कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 373 केल्विन। अल्कोहल C2H5OH उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये मुझे पता है, 351.3 केल्विन। और जब मिला देते हैं मिक्सचर बॉइल्स एट 351.1 केल्विन। देखिए इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और इस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कोई मिक्सचर कोई भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और वो दोनों ही कंपोनेंट से कम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। ये बात है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करते हैं निगेटिव डेविएशन की, तो निगेटिव डेविएशन के केस में जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा, और अगर वो वेपर प्रेशर घट गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो वैसे लिक्विड्स इसको कह सकते हैं दीज लिक्विड्स बॉइल्स एट कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम अगर 68% HNO3 की बात करते हैं और उसमें 32% H2O की बात करते हैं, तो आप जानते हैं H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, इसका होता है 359 केल्विन टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट। जब इनको मिला दिया जाता है तो ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर शोज निगेटिव डेविएशन। ये निगेटिव डेविएशन शो करता है और निगेटिव डेविएशन के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ज़्यादा, और वो है 383 केल्विन टेम्परेचर, जो दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर कोई भी मिक्सचर कोई भी सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और भी इसको रिफाइन वे में पढ़ते हैं, इसको जरा और भी समझते हैं डेप्थ में। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मिक्सचर है, सपोज ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल एंड वाटर का हमारे पास एक मिक्सचर है। तो आप तो जानते हैं कि अल्कोहल एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये तो जानते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका ये मतलब हुआ, इट मीन्स on mixing them
वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यही हुआ कि वेपर प्रेशर इनका बढ़ जाएगा। तो ठीक है, सपोज कीजिए कि हमने अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अल्कोहल का ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं उसमें कि वाटर लिया, उसमें अल्कोहल धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे 4% अल्कोहल किया, 10% किया, 20% किया, 50% किया, और मेजर करते रहे कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और वेपर प्रेशर बढ़ता गया। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा कंपोजिशन हमको मिलेगा जिसके बाद हम अगर उसमें अल्कोहल मिलाएं भी तो वेपर प्रेशर न बढ़े। हम एक ऐसे कंपोजिशन की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एज परसेंटेज ऑफ अल्कोहल increases the vapor pressure goes on increasing। उसका वेपर प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ेगा। किसका वेपर प्रेशर? उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर। तो हम सपोज करते हैं एक ऐसे कंपोजिशन की, सपोज ए केस, हम एक ऐसे केस की बात करते हैं एट विच नो चेंज इन द वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड। जब कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो। हम एक ऐसे केस की बात करते हैं जिस समय वेपर प्रेशर में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। तो हम उस केस में कहेंगे कि अब मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो है वो अचीव किया जा चुका है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर हैज बीन अचीव्ड। मैक्सिमम वेपर प्रेशर हैज बीन अचीव्ड। इसका यह मतलब हुआ कि अब वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन दैट केस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर विल बी द मिनिमम। उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो निश्चित रूप से मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। उस केस में कहते हैं कि अब आप चाहे उसको कितना भी कंपोजिशन बदलने की कोशिश करें, वो कंपोजिशन सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस केस में कहा जाता है इन दैट केस द कंपोजिशन बिकम्स कांस्टेंट। Composition becomes constant in the vapor phase, as well as in the liquid phase। उस केस में दोनों ही फेज में कांस्टेंट हो जाएगा कंपोजिशन, और तब आप कितना भी उसको गर्म करें उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। और हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हुआ, उसने एजियोट्रॉप बना दिया। और उस केस में हम कहते हैं कि these type of these solutions are known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसको आप कितना भी गर्म कीजिए, इसके कंपोजिशन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। कितना भी गर्म कीजिए, कितना भी इसको डिस्टिलेशन में ले जाइए, लेकिन इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। आप इसके कंपोजिशन को नहीं बदल पाएंगे। ऐसा लगेगा कि यह एक प्योर लिक्विड है। ये प्योर लिक्विड के कंपोनेंट्स हैं और ये बदल नहीं रहे हैं, और वैसे ही केस में हम उसको कहते हैं कि वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना दिया है। तो लगेगा कि हम यहाँ लिख देते हैं एक लाइन कि कंपोजिशन ऑफ दैट मिक्सचर
that mixture cannot be changed now। अब उसके कंपोजिशन को नहीं बदला जा सकता है, किसी भी हाल में उसको नहीं बदला जा सकता है। तो वैसे मिक्सचर को उस केस में हम कहते हैं कि ये एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना चुका है। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे लिक्विड को एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं बिहेव्स लाइक अ प्योर लिक्विड। सॉल्यूशन जो है वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और हम उसके कंपोजिशन को बदल नहीं पाएंगे डिस्टिलेशन से, बाय डिस्टिलेशन। तो इसी कंपोजिशन में कहता है कि एट 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर, अगर ये कंपोजिशन पहुंच जाता है कि द मिक्सचर फॉर्म्स एजियोट्रॉप, मिक्सचर फॉर्म्स एजियोट्रॉप, ये एजियोट्रॉप बनाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। वाइपर फेज में और लिक्विड फेज में, दोनों ही फेज में उसके कंपोजिशन भी कांस्टेंट होगा, उसको बदला नहीं जा सकता है और ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉप। तो एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, हम ऐसा कहते हैं, एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, जब एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पहुंच जाएगा तो सॉल्यूशन फेज मतलब लिक्विड फेज, सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज, दोनों ही में सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज हैव सेम कंपोजिशन और आप इसको कितना भी गर्म कीजिएगा कंपोजिशन वही रहेगा, सेम कंपोजिशन होगा और इस कंपोजिशन को हम बदल नहीं सकते हैं। तो उस कंपोजिशन में कहता है कि 95% अगर अल्कोहल है जिसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन और 5% वाटर जिसके प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन टेम्परेचर, और इनका जो मिक्सचर बना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 351.1 केल्विन, जो दोनों ही के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हुआ। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्लियर हो गया आपको। हम कहते हैं कि ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बना सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाएगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाते हैं। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन में दो तरह की बातें हुई, दो संभावनाएं हुई। एक जो मिक्सचर मैंने बताया एजियोट्रॉप्स का डेफिनेशन हो गया कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो एंड हैव सेम कंपोजिशन in liquid phase as well as in vapor phase। लिक्विड फेज और वाइपर फेज दोनों ही में
उनका कंपोजिशन सेम होता है, उसको कहते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स दो तरह का हुआ, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जो भी कंपोनेंट्स हैं एजियोट्रॉप्स के उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो वैसे सॉल्यूशन कौन से होते हैं? वैसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन will form such type of एजियोट्रॉप्स। इस तरह के एजियोट्रॉप्स वही बनाएगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता होगा। और निगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब हुआ एक ऐसा सॉल्यूशन दैट shows निगेटिव डेविएशन, जो निगेटिव डेविएशन शो करता हो फ्रॉम आइडियलिटी, वो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो सकता है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। ये कंसेप्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो एजियोट्रॉप के बारे में आपको मैंने समझाया कि हम जब किसी ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, और उसका जब हम कंपोजिशन बढ़ाते जाते बदलते जाते हैं तो वेपर प्रेशर भी बदलता है। तो हम एक ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं, एक ऐसे कंडीशन की बात करते हैं जहां वेपर प्रेशर नहीं बदल रहा हो। जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम या मिनिमम हो गया डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, तो उस केस में हम कहते हैं कि अब वो मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया है और उसका कंपोजिशन फिक्स हो गया। आप कितना भी उसको डिस्टिलेशन कर ले, उसको गर्म कर ले, अब उसके कंपोजिशन को बदल नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस वगैरह भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि द नाइट्रिक एसिड सप्लाइड फॉर द लेबोरेटरी पर्पस 68% वेट बाई वेट। तो 68% जो सोल्यूशन बना है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। हम कितना भी उसको डिस्टिल आउट कर ले लेकिन उसके कंपोजिशन को बदल नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो 68% ही प्योरिटी रहेगी। हम अगर चाहते हैं 100% प्योरिटी का, तो हमारे लिए हम दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसको प्योरीफाई करने के लिए। डिस्टिलेशन से वो प्योरीफाई नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे ही अल्कोहल 95% पहुँचेगा और 5% वाटर, फिर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो जाएगा। हम उसके कंपोजिशन को नहीं बदल पाएंगे चाहे कितना भी उसको डिस्टिलेशन कर लें। तो ये फिक्स हो जाता है कंपोजिशन, और ऐसे लगता है कि वो प्योर लिक्विड है। आप कितना भी उसको डिस्टिलेशन करेंगे वो उसका कंपोजिशन नहीं बदलेगा, तो लगेगा कि वो एक प्योर लिक्विड है। तो ये है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे बना लेता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का अपना एक मीनिंग है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और हम उसके कंपोजिशन को नहीं बदल पाते हैं। खैर, ये तो हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात। आज सॉल्यूशन, अभी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, सॉल्यूशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज का हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंथैल्पी, या हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ या इंथैल्पी जो हुआ वो मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मास है इंथैल्पी और पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा। लेकिन इसके अलावे कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज होते हैं
जो मास पे, या ये जैसे इंथैल्पी की बात करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसको छोड़िए। अब अगर आप करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, आप बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, जैसे कि हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उस लिक्विड के नेचर पे, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। वो लिक्विड कैसा है हमारा, इस पे डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइपोल इंटरेक्शन, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन इन सबों के अलावे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। उनको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, हम उसी को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करे, हम उसको कहते हैं कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ क्या 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं टोटल, हम उनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब समझ लीजिए फिर से एक बार कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का जो सबसे मेन मकसद है हमारा, वो है कि हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं। बड़े बड़े कंपाउंड्स, एक प्रोटीन जिसका हमको फार्मूला ही पता नहीं है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट बड़ा ही हेल्पफुल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द मेन एम ऑफ स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव properties is the molecular mass determination। मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, और उसी के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बड़ा ही हेल्पफुल होता है ये मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो उस केस में हमको ये बड़ा ही हेल्प करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का मेन एम भी हमारा है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो 4 हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा और अंतिम है
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों की चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इनकी मदद से, इनका हेल्प लेकर हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल पाते हैं, बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, एंजाइम्स का, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन्स का, बहुत बड़े बड़े अननोन कंपाउंड्स का भी मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है और ये पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग करते हैं। दिखाएंगे भी आपको कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे हमको मदद करता है मॉलिक्यूलर मास निकालने में। तो इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये प्रॉपर्टीज कैसे हमको मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में मदद करेगा ये हम लोग देखेंगे अभी। तो पहला प्रॉपर्टीज हुआ, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन जानते हैं, सभी लोग जानते हैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, और बड़ा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको याद न हो तो पिछले वीडियो में जाकर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर पर एक कंप्लीट लेक्चर है, एक कंप्लीट वीडियो है कि हम वेपर प्रेशर कहते किसको हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, स्टेटमेंट है कि ऑन एडिंग non volatile solute to the solvent वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। यह स्टेटमेंट है, इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे। वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों घट जाएगा ये बात हम लोग समझ लें, इस बात को जरा एक्सप्लेन कर लें। तो इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। प्योर सॉल्वेंट वाटर है सपोज कीजिए। तो इसमें जो वाटर है इनका इवैपोरेशन होगा, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका इवैपोरेशन होगा। आप सभी जानते हैं इवैपोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर एंड ऑन इट्स ओन। अपने आप होता है किसी भी टेम्परेचर पे। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के हैं वो इवैपोरेट हो रहे हैं और इवैपोरेट होकर यहाँ वेपर जमा हो रहा है। कहता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स spontaneously undergo evaporation। वो अपने आप इवैपोरेशन में भाग लेगा एंड हेंस वेपर प्रेशर, और उसी के कारण वेपर प्रेशर हुआ। जब हम इसमें थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। तो जैसे ही आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के भी आ जाएंगे। सरफेस का कुछ पोर्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऑक्यूपाई कर लेगा। सपोज कीजिए कि ये सॉल्यूट है, जिसको हम रंग दे रहे हैं वो सब सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं।
molecules of non-volatile solutes, molecules of non-volatile solutes, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल, इसको ही बंद कर दिया। तो आप समझ गए कि इवापोरेशन तो केवल इन्हीं का होगा ना, इवापोरेशन तो केवल इन्हीं का होगा जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर जो वेपर जमा होगा वो कम होगा, तो इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। और इवापोरेशन का अगर रेट घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, यही कहना है। और इसको मैंने जस्टिफाई कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी प्योर सॉल्वेंट थे उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन हो रहा था, उस इवापोरेशन से जो वेपर प्रेशर बन रहा था निश्चित रूप से वो ज़्यादा होगा। जब हमने उसमें सॉल्यूट मिला दिया तो उसके सरफेस के कुछ पोर्शंस सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब उसके ऑक्यूपाई कर लेने से नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स घट गए सरफेस पर से, अब इवापोरेशन का रेट घट गया तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ठीक है, वेपर प्रेशर घट जाने दीजिए। अब यहाँ पर हम रॉल्ट्स लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, और रॉल्ट्स लॉ याद होगा आपको। रॉल्ट्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ कहता है कि ऐसे मिक्सचर का, मैंने शुरू में ही पढ़ाया हुआ है कि ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर वोलेटाइल कंपोनेंट है कौन? केवल सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो अगर हम ये कहें कि पी सॉल्यूशन, जिसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, यही होगा इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए। पी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट, यही होगा। अब हम इसमें से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो हो जाएगा पी सॉल्यूशन। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर पी नॉट सॉल्वेंट अगर हम लिख दें तो वो कांस्टेंट होता है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स सॉल्वेंट यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन 2, वेयर पी नॉट सॉल्वेंट जो हुआ, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, मैंने वेपर प्रेशर जब पढ़ाया था आपको जिस लेक्चर में, उस लेक्चर में ये भी बताया था कि किसी भी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है एट द गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा और हम उसका इस्तेमाल कांस्टेंट के रूप में कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ हमने ये लिखा है कि ये कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ इसका यूज कर रहे हैं। तो ये वेपर प्रेशर जो हमने सॉल्वेंट का लिखा वो कांस्टेंट के बदले यूज किया है। अब हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहते हैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसको देखिए, अगर हम पी सॉल्वेंट को, पी नॉट सॉल्वेंट को इधर ले आए, जैसे ये हुआ पी सॉल्यूशन बाई पी नॉट सॉल्वेंट, पी नॉट सॉल्वेंट, तो इधर बच जाएगा एक्स सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इधर बच जाएगा। अब दोनों, ये इक्वेशन 3 है, हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो दोनों तरफ को हम एक में से घटा देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग both sides of equation 3
फ्रॉम 1, हम एक में से दोनों साइड को घटा देते हैं। तो अगर एक में से घटाइएगा, ऐसा कर सकते हैं, P सॉल्यूशन बाई P नॉट सॉल्वेंट, P नॉट सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। तो इसका एलसीएम हम निकालें अगर, तो ये हो जाएगा P नॉट सॉल्वेंट, P नॉट सॉल्वेंट, तो ये हो गया P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन, P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्वेंट को घटाएंगे तो बचेगा एक्स सॉल्यूट। इक्वेशन 4 इसको मान लेते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको कहा है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो कितना कम होगा? घटा देंगे। तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन घटा दिए तो ये लोअरिंग हुआ। कितना घटा? ये P सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन। तो ये जो LHS का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ऑफ LHS, न्यूमरेटर ऑफ LHS, हम लोग ये इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना घटा ये बता रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और LHS एज ए होल, LHS एज ए होल, अगर हम पूरे LHS की बात करें तो यही हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि वो किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम रॉल्ट्स लॉ को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। और रॉल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट एक और भी हम दे सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। रॉल्ट्स लॉ का एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, नाउ वी कैन डिफाइन Raoult's law एज, क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम ऐसा भी कह सकते हैं रॉल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट, क्योंकि रॉल्ट्स लॉ को ही हम लोग यहाँ आगे ले आके ये कंक्लूजन निकाले हैं। तो हम रॉल्ट्स लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम इसको और भी इलेबोरेट करते हैं प्रॉपर्टीज। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर आप चाहें तो P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन बाई P नॉट सॉल्वेंट, ये तो ठीक है, यही है LHS बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते हैं? W2 बाई M2 बाई W2 या W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। आपको याद होगा कन्वेंशन कि 1 इस्तेमाल करते सॉल्वेंट के लिए, 2 इस्तेमाल करते सॉल्यूट के लिए। तो ऐसा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एक और भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहते हैं। यहाँ सॉल्वेंट की जगह पर हम सीधे P नॉट लिख दें, माइनस P बाई P नॉट, ये हम लिखना चाहते हैं। सॉल्यूशन सॉल्वेंट हटा दिया, बार बार वही लिखना। तो ये हो जाएगा W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1। कब? इफ solution is very diluted, solution is very
डाइल्यूटेड। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड हुआ, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हुआ तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, और सॉल्यूट का अमाउंट कम होने से उसके मोल फ्रैक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके मोल फ्रैक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं, और वहाँ इग्नोर कर देने से हमको ये कंक्लूज़न मिल जाता है। और ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि कुछ अमाउंट हम वजन कर लेंगे। मान लीजिए कोई प्रोटीन है जिसका मोलर मास निकालना है, तो 5 ग्राम प्रोटीन हमने वजन कर लिया W2, और उसको हमने डाल दिया 1 लीटर पानी में। कितना वेपर प्रेशर घटा ये तो मालूम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म हमको पता चल जाएगा। तो W2 हमने डाला, पानी का मोलर मास हमको पता है M1 18, 1 लीटर मतलब जो भी होगा डेंसिटी अगर 1 है तो 1 kg, ये भी हमको पता हो गया, तो M2 आसानी से निकल जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान मेथड होता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यूज किया और किसी भी कंपाउंड का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का हमारा मकसद भी यही है कि हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स का, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, और इस मेथड का इस्तेमाल करके हम मॉलिक्यूलर मास बड़े आसानी से निकाल भी सकते हैं। अब मैं अपने नए व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और लाइक देना न भूलें, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। अब अगले टॉपिक में, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही चलेगा। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह कैसे हम लोग उसको समझते हैं, उसका मीनिंग क्या है, क्यों होता है, इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।